हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज में लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वीडियो बीपीडीओ 2023 9 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखा था। उसमें हमने जीएस का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन किया था। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स भी जानी थी जिनसे हम अपने आंसर्स तक आसानी से पहुंच सकते थे। थोड़ा सा हमें ऐसे जो एनालिटिकल पेपर होते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स बहुत सारे दिए होते हैं, लेंथी पेपर होता है, उन ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ करके हम एक तो आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ऊपर से अपने आंसर को अ, सही आंसर तक पहुंचना। जब हमें दो तीन स्टेटमेंट में से एक या दो स्टेटमेंट पता हो और ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में से, तब अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते थे, ये हमने देखा था। आज उन्हीं ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ हम उत्तराखंड वाले पोर्शन में भी करेंगे, जो कि हम 61 से 100 तक जो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो यूके ट्रिपल एस सी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका उनमें ये ट्रिक्स और टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है, कैसे हम लिमिटेड नॉलेज में अपने आंसर्स तक अच्छे से पहुंच सकते थे। चलो हम शुरू करते हैं। और जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। तो जो हेनरी रैमजे है, इसका राइट आंसर है हेनरी रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर थे 1856 से 1882 तक। तो इस दौरान जब उत्तराखंड में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसका उन्होंने इसमें सफलतापूर्वक क्रांतिकारियों को का दमन किया था। तो जो अंग्रेज प्रशासक थे वो उनसे काफ़ी खुश हुए थे, जो भारत में तत्कालीन अंग्रेज प्रशासक थे या उसके बाद अंग्रेज प्रशासक थे। और उसके बाद उन्होंने कुमाऊं पर ऐसा राज किया कि कहा जाता है कि ना अपील ना दलील वाला राज किया। तो उन्हीं के नाम पे रामनगर जो नैनीताल में है, उस नगर की भी स्थापना हुई। इसलिए कुमाऊं के राजा के रूप में हेनरी रैमजे को जाना जाता है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन था। इसके बाद इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, म, गढ़वाल में स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। मलारी मलारी जो है वो महापाषाणीय समाधान संस्कृति से संबंधित है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा महापाषाणीय समाधान संस्कृति में ही समाधान प्राप्त होते हैं, जो बड़े बड़े महापाषाणों से ढके रहते हैं, ऐसे समाधान प्राप्त होते हैं जिसके अंदर जो जिसकी डेथ हुई होती है, उसके साथ में कुछ बर्तन, जो तांबे या फिर तांबे और कुछ बहुमूल्य आभूषण, ये सब भी रखे जाते थे। तो ऐसे ही समाधान की प्राप्ति मलारी से भी हुई है। तो ऐसे में मलारी जो है वो महापाषाणीय समाधान संस्कृति से अंतर संबंधित है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कोल्टी। कोल्टी से क्या आशय है। कोल्टी जो है एक जो जौनपुर का जो क्षेत्र है, इधर टिहरी गढ़वाल और उधर उत्तरकाशी देहरादून के जो जौनसार का क्षेत्र है, और इधर टिहरी का जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, इनके मध्य एक जौनपुर जो क्षेत्र है, वहाँ पे विधवा या परित्यक्तता को कोल्टी शब्द के तौर पर डिनोट किया जाता है। तो उत्तराखंड के कंटेस्ट में अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। जनरली स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, पहले आते थे आभूषण और उनसे संबंधित टर्म्स पूछे जाते थे कि ये कौन सा आभूषण है, ये आभूषण का नाम दिया होता था और पूछा जाता था ये क्या है, आभूषण है, नृत्य है, ये है। आप थोड़ा डीप आ रहा है, कल्चर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड टर्म्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला और इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि इन फ्यूचर आपके ये क्वेश्चन गलत ना हो, और इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उत्तराखंड के कंटेस्ट में। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर रुके हुए थे। तो इसका राइट आंसर जो बनता है, वहाँ तक हम, अगर हमें नहीं भी पता हो तो एक छोटी सी एलिमिनेशन ट्रिक लगा के भी यहाँ तक पहुँच सकते थे। जो प्रताप सिंह हैं, वो प्रताप सिंह जो है 1950 के बाद जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, उस दौरान सक्रिय थे। तो प्रताप सिंह तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। जो नैन सिंह है वो 1850 के आसपास थे, ये सर्वेयर थे अंग्रेज का ब्रिटिश काल में।
तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है और यहाँ पे हम 50-50 भी खेल सकते हैं, पर कुंवर सिंह इतने अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कुंवर सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमने इतना पढ़ा नहीं होता है। तो क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को का जो टाइम पीरियड था वो हमें पता है 1920 से 1930 के आसपास वो काफ़ी सक्रिय थे। तो ऐसे में हम एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से भी भवानी सिंह तक पहुंच सकते थे, और भवानी सिंह ही इसका राइट आंसर है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इन दो वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कूट की सहायता से हमको इस आंसर तक पहुंचना है। बेसिकली इन आंसर में पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, क्यों की और क्यों टर्म्स का यूज करना होता है, या क्यों टर्म्स का यूज करना होता है। तो हम इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाला स्टेटमेंट होता है, जो आंसर होता है, उसके पीछे का रीजन जो नीचे वाले स्टेटमेंट होता है उसमें छिपा होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, ये होता है। पर इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है या गलत है। अगर दोनों गलत होते हैं तो फिर तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम नीचे वाले में देख के बता देंगे। या एक सही है और एक गलत है, तब भी हम नीचे के ऑप्शंस में पहुंच के अपना आंसर दे देंगे। पर दिक्कत तब होती है जब दोनों सही हों और उनके बीच में रिलेशन ढूंढना हो, तो हम ये रिलेशन ढूंढते हैं क्योंकि या क्यों टर्म का यूज करके। जैसे कि इसमें दिया है उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय के स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। और दूसरा जो आर दिया है, आर में दिया है श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। अब ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। अब देखना है कि क्या ये ऊपर वाला स्टेटमेंट नीचे वाले दोनों इंटरलिंक हैं, जो ए का सही स्पष्टीकरण आर है या नहीं है। तो हम देखते हैं उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, क्योंकि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। अब ये कोई रिलेवेंट सा तो बन नहीं रहा है, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट भी लग नहीं रहा है। तो ये जो सेशन है उसका रीजन आर नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं सम्मिलित हैं, और भारतीय संविधान के 92 और 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 3 प्रकार की स्थानीय निकाय संस्थाएं बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, इसलिए बी हमारा राइट ऑप्शन है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शाहजहां के दरबार से कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। तो ये जो क्वेश्चन है, जो बेसिकली हुआ ये था कि शाहजहां के टाइम पे जब शाहजहां की मृत्यु हुई, तो दिल्ली की सत्ता के लिए शाहजहां के 2 बेटे, बड़े बेटे दारा शिकोह और छोटे बेटे औरंगजेब के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। तो जो श्यामदास और हरदास थे वो दिल्ली दरबार में उस समय चित्रकार हुआ करते थे। तो वो सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बेटा था, उसके साथ जान बचाकर गढ़वाल आ गए और गढ़वाल के दरबार में स्थापित हो गए। और वहीं से उनकी आगे पीढ़ी चली, और आगे की पीढ़ी में पहले श्यामदास हुए, फिर हरदास हुए, फिर हीरालाल, फिर मंगत राम, फिर मौला राम, फिर दसवंत, ये आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर है वो है श्यामदास और हरदास। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो द पिलग्रिम नाम से किसे जाना जाता है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, क्योंकि जब नैनीताल की खोज हुई थी, पी वेरन ने नैनीताल की खोज की थी। क्या की थी, नैनीताल के बारे में अंग्रेजों को बताया था। नैनीताल तो ऑलरेडी था ही, तो खोज करना तो मुझे नहीं लगता कोई अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि नैनीताल तो ऑलरेडी था। तो जब नैनीताल के बारे में अंग्रेजों को पता चला, वो सबसे पहले पी वेरन को पता चला। तो पी वेरन ने उसका उल्लेख एक कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर में सबसे पहले किया। तो कलकत्ता में होने वाले, और वो उसने
द पिलग्रिम नाम से अपना वो जो कॉलम था या संपादकीय था वो लिखता था। इसलिए द पिलग्रिम के नाम से द पिलग्रिम के नाम से पी वेरन को जानते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँच सकते थे, इस आंसर तक। थोड़ा सा अगर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करते, तो टिहरी नरेश जो टिहरी नरेश है, नरेंद्र शाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और नरेंद्र शाह के समय तक में हुई घटनाओं के बारे में इसमें विवरण दिया गया है, और देखना है कि ये चीज़ें हुई थी कि नहीं थी। अगर आपको इतना पता हो कि टिहरी की राजधानी टिहरी में डाकघर नरेंद्र शाह के टाइम पे नहीं खुला था, ये पहले ही खुल चुका था, तो आप इसको एलिमिनेट करते और आपका ऑप्शन ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपने थोड़ा सा टिहरी की बारे में पढ़ा हो, टिहरी के राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि कृषि बैंक की स्थापना और राजधानी और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना दोनों नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी तक आप आसानी से पहुंच सकते थे। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है, और उस एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आप जल्दी इस आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो फिर असेशन रीजन से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में इस बार बहुत पूछे गए हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जाएं। ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लियरिटी की डिमांड करते हैं, तो आपको अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर भी ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के कुछ कथन ए है, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाता है, और रीजन में दिया गया है कोटी बनाल भूकंप रोधी होती हैं। अब आपको देखना ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में, उत्तरकाशी, आई थिंक उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में पुराने ज़माने में, अब अभी का उतना तो प्रचलित नहीं है, पुराने ज़माने में लकड़ियों से बने हुए कुछ बनाए जाते थे जो काफ़ी हद तक भूकंप रोधी होते थे। तो एक तो पहाड़ी क्षेत्र वैसे भी लकड़ी संपदा से संपन्न है, और उस प्रकार से ये स्पेशल आर्किटेक्ट होता था, तो जिसका निर्माण किया जाता था, और ये भूकंप रोधी भवन होते थे, भूकंप में इनको नुकसान नहीं पहुंचता था। अब हमें पता तो चल गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर अब हमें देखना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। जो कि सेशन का है उसका निष्कर्ष स्पष्टीकरण आर है कि नहीं है। अब हम देखते हैं क्योंकि या क्यों टर्म्स का यूज करके। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग क्यों होता है। ये क्योंकि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। एक लॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा है और सही लग रहा है, क्योंकि ये बनाया जाता था और इसलिए बनाया जाता था। इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और हमारा राइट आंसर ए होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70। अराजकता के काल में किस डोटी के राजा ने सर्वप्रथम पूछा है। ये टर्म यहाँ पे, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया था। तो हमें पता है कराचल देव ने 1223 में, और अशोक चंद्र ने 1891 में आक्रमण किया था। विभिन्न अभिलेखों से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। गोपेश्वर अभिलेख है इसका, चंपावत वाला बालेश्वर अभिलेख है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि राइट आंसर जो है हमारा वो है अशोक चंद्र, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और बाकी हम अगर थोड़ा सा देखते भी, अगर हमें ये नहीं पता होता, ये दोनों तो बात के हैं जब कुमाऊं और गढ़वाल पे शासन किया जाता है नेपालियों द्वारा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते थे, और 50-50 फिर भी हम इनमें खेल सकते थे अगर हमें राइट आंसर नहीं भी पता होता तो। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए। इस बार सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं, उत्तराखंड के सेक्शन में भी पूछे गए हैं। अब हमें देखना है कि हमें कितने स्टेटमेंट पता होने चाहिए थे कि हम इस आंसर तक पहुंच सकते थे। जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए है दरबान सिंह नेगी, और दरबान सिंह नेगी को हम प्राप्त हुआ था विक्टोरिया क्रॉस। तो अगर हम देखते हैं कि ए में 3 कहाँ पे है, ए में 3 डी में है, और यहीं से ही आंसर सही हो जाता। हमें बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिलता है, और उसके बाद हंसा मनलाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको एक भी पता हो तो पहले उससे संबंधित स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए, और उसके बाद आंसर के ऑप्शन में देख लीजिए कि वो आंसर कहाँ पे है, और उसके हिसाब से और जो ऑप्शन में वो नहीं मिल रहा है उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है।
इससे टाइम भी बचता है और आप राइट आंसर तक जल्दी भी पहुंचते हैं और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, फिर असेसन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही है, क्या असेसन रीजन वाला तो नहीं है, स्टेटमेंट 1 और 2 वाला क्वेश्चन है। अब देखना है कि कौन सा सही है, कितने, कौन सा गलत है, कितने सही हैं, इनमें ये देखना होता है। कथन एक है, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। काली कुमाऊं ही क्या, पूरे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, इसलिए स्टेटमेंट ये भी ठीक है। जौल जेबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, ये बात भी सही है। जो जौल काली और गोरी का जहाँ पे संगम होता है वो जौल जेबी में होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। हमारा राइट आंसर सी है। जो क्वेश्चन नंबर 73 है, फिर से वही वाला है, मैच द फॉलोइंग वाला। यहाँ पे हमें दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर हमें पहला ही स्टेटमेंट पता है कि ये देहरादून में है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उसमें ऑप्शन में बैठ रहा है और कौन कौन सा ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारे ए में 3 हमारे, सी और डी में है, बाकी ए और बी गलत हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब हम बाकी किसी को नहीं भी पता हो तो यहाँ पे फिर भी हम 50-50 खेलने के चांसेस में आ गए हैं। इसके बाद अब हम दूसरा अपना उस ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान अब हमारा कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो अब हम देखते हैं कि बी में 4 कहाँ पे है। बी में 4 दोनों स्टेटमेंट में है, तो हमें अगला आगे बढ़ना होगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पे है, यह है रुड़की में। अब हम देखते हैं कि सी में 1 कहाँ पे है। सी में 1 सी में वाले में है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ये हो गया। अगर ये नहीं भी पता होता, कंपोजिट ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान रानीखेत भी है, तो इसके थ्रू भी हम अपने आंसर्स तक पहुंच सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अगर ये आपको पता, ऐसे क्वेश्चन को तभी हैंडल करना चाहिए अगर आपको पता है, अगर अदरवाइज से छोड़ने में ही, अगर आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं है तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अननेसेसरी गैस करना है, तुक्का मारने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसका इसमें यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन है, तो इसका राइट आंसर है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। बाकी अगर इसमें आपको एक ये ऐसा कंफ्यूजन हो कि एक दो के बीच में हो, तब तो आप 50-50 या खेल के आगे बढ़ सकते हैं। पर अदरवाइज अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं पता हो तो आपको सारे इस क्वेश्चन को इस पे अननेसेसरी तुक्का नहीं मारना है, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, नगदून वाला क्वेश्चन है। कल परसों मैंने जब अपने करंट डिस्कशन, उत्तराखंड के करंट डिस्कशन में भी हमने जब किल्मोड़ा और किनगोड़ा वाले उसका बात की थी, तब भी मैंने बताया था कि नगदून एक जो जड़ी है उसका, उससे उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन था उस दौरान, और एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल आया था इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ से एग्जामिनर ने चाय पीते हुए शायद वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट, वो आर्टिकल पढ़ लिया और क्वेश्चन बना दिया। इसका राइट आंसर है जंगली जड़ी के प्रकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को भी काफ़ी अच्छे से देखना जरूरी है, क्योंकि आप वो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आप उत्तराखंड में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से, उत्तराखंड की भाषाएं बोली से, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जल्दी ही मैं एक ऐसा भी लेक्चर लेके आने वाला हूँ कि जिसमें ये हमें जानना जरूरी होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना तो हमें सब है, पर ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हमें हर हाल में पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। अदरवाइज हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो टॉपिक्स पढ़ने जरूरी हैं। बाकी ये इसके गलत ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन ए है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में किसने महिलाओं को संदेश दिया, रो मत आगे बढ़ो। तो ये थोड़ा सा फिर से डायरेक्ट फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन पता है तो आपको एक दो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है तो पढ़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेटिव नॉलेज का यूज करना नहीं आ रहा है इस पूरे कंटेस्ट में, तो अगर आपको नहीं पता है ये रो मत आगे बढ़ो किसने बोला है, तो फिर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। इसका राइट आंसर तुलसी देवी था। अब बिस्नी देवी जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन की हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा पता होता है कि ये जो रो मत आगे बढ़ो उत्तराखंड के कंटेस्ट में तब यूज हुआ था, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग हो रही थी, या उससे पहले जब उत्तराखंड देश आज़ाद हो चुका था तब का अगर ये स्टेटमेंट है, आपको इतना थोड़ा सा ध्यान होता कहीं पढ़ के, तो आप इसको बिस्नी देवी को एलिमिनेट कर देते। विजय लक्ष्मी सुमन भी आप तब
एलिमिनेट कर देते, क्योंकि वो भी उतने सक्रिय नहीं थी। ये गढ़वाल के जब टिहरी राज्य आंदोलन हो रहा था तभी सक्रिय थे। तो बाकी इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, क्योंकि टिंचरी माई शराब आंदोलन से संबंधित है और तुलसी देवी ने रो मत आगे बढ़ो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो पहाड़ों में महिलाओं को रोजगार दे रही थी। जो महिलाओं के पास, जो विधवाएं, जो महिलाएं, अशक्त महिलाएं जिनके पास रोजगार की कमी थी, खाने पीने की दिक्कत थी, तो उनको उन्होंने बोला कि रो मत और आगे बढ़ो, और उनको रोजगार मुहैया कराया, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसलिए तुलसी देवी इसका राइट आंसर है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये 4-5 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इनमें आपको एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाना है और चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, और उसके हिसाब से अपने नीचे के ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो कहता है रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर के समसामयिक था। तो जो रुद्रचंद्र था मुगल शासक अकबर था, और गढ़वाल में रुद्रचंद्र जो कुमाऊं का शासक था, अकबर जो भारत का शासक था, और गढ़वाल में सहजपाल जो था तत्कालीन गढ़वाल का शासक था। तो ये तीनों समकालीन थे। इसकी ट्रिक है RAS, मैंने तो RAS करके याद किया हुआ है, तो आप भी अपनी ट्रिक्स बना के ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया गया है कि हमारा A1 जहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं है, तो 1B में नहीं है, इसको काट देते हैं। तो हमारे पास अब तीन ऑप्शन बचते हैं। तो हम अगला अपना चेक करते हैं स्टेटमेंट। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का हिस्सा दिखाया गया। ऑब्वियस बात है, जब अकबर इतना पावरफुल राजा था और उसका दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली के शासन का पूरे भारत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शासन था, तो उत्तराखंड को भी वो अपने उसमें दिखाएंगे अपनी बुक में। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, और जिसमें 2 नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन D एलिमिनेट होता है। ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा लॉजिकली वे में भी सोच सोच के करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना होता है आईने अकबरी में अकबर के विशाल साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, और वो छोटे मोटे राजाओं को तो अपने अंदर दिखाएंगे ही, चाहे वो फिर सच हो या उतना सच नहीं हो, फिर भी ये सच था। और आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया था। तो ये सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बाकी 2 अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम 50-50 खेल सकते हैं, पर हम आगे देखेंगे हमारा अगला स्टेटमेंट कौन सा है। खतड़वा उत्सव जो है वो रुद्रचंद्र के विजयोत्सव स्मृति में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये लक्ष्मी चंद्र के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। और ये वैसे खतड़वा को कई बार बोला जाता है कि ये पशुपालकों के से संबंधित त्यौहार है। तो जो भी है, कई किताबों में दिया रहता है खतड़वा जो है वो लक्ष्मी चंद्र के विजयोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत, स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। और सही यहाँ हमसे पूछा है सही विकल्प का चुनना है, तो इसलिए हम जहाँ पे 3 दिया है उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और इस प्रकार हमने 3 को एलिमिनेट किया जैसे ही, तो हमारा राइट आंसर अब बचता है केवल C। अगर हम 3 पे पहले ही जाके भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, अगर हम 3 स्टेटमेंट में पहले जाते, अगर बाकी में नहीं जाते, तो हम इनको एलिमिनेट कर देते। 3 ही रॉन्ग था, बाकी 3 तो सही हैं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर C बचता है। फिर भी हम देख लेते हैं हमारा चौथा स्टेटमेंट कौन सा है। रेखा प्रणाली चंदू की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको लक्ष्मी चंद ने अपनाया था। ये स्टेटमेंट सही है, और अगर आपको नहीं भी पता होता तो फिर भी आप केवल स्टेटमेंट 3 को गलत करके यहाँ तक पहुँच सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जो अगला स्टेटमेंट है वो है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे पूछना है नहीं है, तो आपको ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है जब आपको पूछा गया है नहीं पूछा गया है। ऐसे में होगा क्या, अदरवाइज आप सही के चक्कर में रहेंगे और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं है तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी क्या है, वो राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए सही है। स्टेटमेंट सही है, पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। जो हमारा नैना देवी हिमालयन पक्षी वो रिजर्व क्षेत्र है, संरक्षण रिजर्व है, इसलिए सही है, और इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। केदारनाथ जो है वो वन्यजीव अभयारण्य है, सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। जो झिलमिल है वो वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, वो आरक्षित ही है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है। तो हमारा राइट आंसर इसका बी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 79 है। निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या हुए थे।
तो हमारे जो हैं रविंद्र रावत, अगर हमें इतना थोड़ा-सा क्लियर हो कि रविंद्र रावत इसमें शहीद नहीं हुए थे, तो जैसे ही हम ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करेंगे, हमारे देखिए ये 2 एलिमिनेट हो गए और हमारा ये वाला चौथा वाला एलिमिनेट हो गया। हमारा राइट आंसर बी है 1, 2 और 4। जो शहीद हुए थे, भगवान सिंह सिरोला यहाँ पे शहीद हुए थे, भुवन सिंह शहीद हुए थे, प्रताप सिंह शहीद हुए थे। शहीद जो खटीमा कांड में नहीं हुए थे, वो हुए थे रविंद्र सिंह रावत, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। हमारा 80वां क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में लिखा गया था? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको थोड़ा-सा इतना पता हो कि जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की का शोध ग्रंथ था, उसका नाम कुछ ऐसा निर्गुण पोएट्री था, आगे का मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ लिटरेचर इन निर्गुण पोएट्री था। तो आप यहाँ पे देखिए कि पोएट्री जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है। अगर आप थोड़ा-सा इतना लॉजिक लगाते तो आप यहाँ पे समझ जाते कि गढ़वाली कुमाऊनी तो था ही नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि, अब हिंदी और अंग्रेजी बचेगा। तो हिंदी इस प्रकार से एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, और इसका राइट आंसर अंग्रेजी आपको पता चल जाता। अगर आपको उनका थोड़ा-सा शोध ग्रंथ प्रबंध के नाम का याद होता कि निर्गुण पोएट्री इन हिंदी है, ऐसा कुछ नाम है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुँच सकते थे। और ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था और ये फँसाने के लिए ही दिया गया था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे इसमें हिंदी ही राइट आंसर लगा के आए हैं, बट इसका राइट आंसर अंग्रेजी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, ये 81 है, ये है हमारा पंवार शासकों का सही क्रम चुनिए। तो पंवार शासकों का सही क्रम अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी शाह हैं, वो महीपति शाह के बेटे हैं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा-सा अगर ये पता होता है तो पृथ्वीपति शाह जो है वो महीपति शाह के पुत्र हैं, और महीपति शाह के बाद उन्होंने शासन किया था। तो महीपति शाह जो लास्ट में है, ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता। और श्याम शाह और पृथ्वी शाह, ये तो रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि श्याम शाह पृथ्वी शाह के दादाजी थे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं। जो श्याम शाह, मान शाह, महीपति शाह और पृथ्वी शाह, ये यहाँ पे जो मान शाह हैं, वो पृथ्वीपति के परदादा थे। इस प्रकार ये मान शाह आगे आएंगे। इस प्रकार ऑप्शन 20 का राइट आंसर होता है। और मान शाह, श्याम शाह, महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है और इससे पहले यूके ट्रिपल एस या यूकेपीएससी के किसी पेपर में पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप एक बार के लिए टेस्ट सीरीज मत कीजिए, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके जाइए। हमारा 82 क्वेश्चन है, महात्मा ये दिया गया है कि कूट जो सूची 1 को है सूची 2 से मिलाइए और देखते हैं कि इसमें क्या राइट आंसर बन रहा है। जो महात्मा गांधी जी हैं, उनका कुमाऊं में आगमन हुआ था। कुमाऊं आगमन हुआ था, किलाड़ी हो गया, मसूरी हो गया, ये कुमाऊं के पार्ट नहीं है। तो ये आप यहाँ से इन दोनों को तब ऑप्शन ए के साथ मैच कराने के लिए हटा सकते थे। और उनका आगमन हुआ था ताड़ी खेत में, आपको पता ही है। वहाँ पे प्रेम विद्यालय की भी स्थापना हुई थी तब, उस दौरान। तो अगर जैसे ही आप इसको 3 के साथ मिलाते ए को, A3 किस में है? A3 आपका बी और सी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन और आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। फिर हम आगे देखते हैं वन अधिकारों की लड़ाई। वन अधिकारों की लड़ाई, तिलाड़ी कांड तो फेमस ही है इस चीज़ के लिए। अगर आप जैसे ही इसको मिलाते हैं, बी में 4 दोनों में है, इसलिए हमें आगे भी जाना पड़ता। समय विनोद एक कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट रहा इस क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको हटा भी देते तो उत्तराखंड की क्रांति दल की स्थापना जो सबको पता है मसूरी में हुई थी, तो हम यहाँ से भी इस आंसर तक पहुँच सकते थे, जो कि डी का जो राइट और इधर मैच होता है सूची 2 में, वो 2 के साथ होता है। तो D2 कहाँ है? इधर है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर सी हो जाता। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में लगाइए। ये कालक्रम वाले क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको 1-2 के भी पता हो तो आप इसमें आगे भी गैस कर सकते हैं। जैसे कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था। ये लगभग जनरली सारे तैयारी करने वाले सारे बच्चों को पता होता है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना
1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा की जाती है। ये भी अगर आपको पता है तो आप ये दो तो आपको एग्जैक्ट पता है। और उत्तराखंड युवा परिषद और पर्वतीय विकास परिषद, जो कि डिफिकल्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट इनके तुलना में ऑप्शंस हैं। और इन दो, अगर आपको इतना पता होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये 1950 के बाद के हैं, भारतीय स्वतंत्रता के बाद के हैं, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग धीरे धीरे शुरू होती थी। तो अब आप हम देखते हैं कि कौन सा पहले होता है। सबसे पहले होता है कुमाऊं परिषद की स्थापना। और स्टेटमेंट टू सबसे फर्स्ट वाले में किस में है, वो बी ऑप्शन में है। यहीं से हम अपने राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। और हमें नहीं भी पता होता तो हम बाकी के ऑप्शन नहीं भी पता होते और यही पता होता तो हम इससे थोड़ा सा लॉजिक लगा के यहाँ तक पहुंच जाते हैं आराम से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है 84। और ये सही सुमेलित है पूछ रहा है, ये मिलान कीजिए नहीं पूछ रहा, सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। आपको देखना ये है कि जो डिबेटिंग क्लब है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, इसलिए ये गलत है, हो गया। जैसे ही हम इसको एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन 1 हट जाता है हमारा। और कोई नहीं हट रहा क्योंकि 1 किसी में नहीं है, इसी में है। जो हमारा स्टेटमेंट 2 में दिया गया, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, जो कि सही है। इसलिए जिसमें 2 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी वाला एलिमिनेट हो जाता है। जो जो गढ़वाली गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये देहरादून से होता है, ये राइट है। इसलिए जैसे ही हम देखते हैं कि 3 किस में नहीं है, उस ऑप्शन को आप हटाते हैं तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हट जाता है और हमारा राइट आंसर डी बचता है। जब कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपका यहाँ पे नहीं हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। इसलिए कौसानी में नहीं हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 85वां क्वेश्चन। और लेखकों एवं उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, ए के साथ इनको मिलाना है। जैसे कि हमें भरत कवि हैं और उनका पहला जो भरत कवि है उनका था मानवोदय काव्य। जैसे ही हम देखते हैं कि 1 का 4 के साथ कहाँ मैच हो रहा है, 1 का 4 के साथ 3 स्टेटमेंट में बी सी डी में हो रहा है। और हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब जो हमें पता है कि सभासार जो पुस्तक है वो सुदर्शन शाह ने लिखी है, तो यहाँ पे हमने बी में 3 मैच करा है। जैसे ही हमने देखा बी में 3 कहाँ पे मैच है, तो हमने देखा डी में है और कहीं नहीं है। इस प्रकार हमारा ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए और हम आसानी से दो ही दो ही राइटर्स के नाम जान के भी अपने आंसर तक पहुंच गए। और उसके बाद शंकर के जो है वो है वास्तु शिरोमणि और रतन कवि के फतेह प्रकाश। इस प्रकार हम एक दो को ही जान के भी अगर सही तरीके से यूज करें अपनी नॉलेज को, तो अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में समाज में सटवारा प्रथा का क्या अर्थ है। ये वही मैंने कहा था ना आपसे कि कल्चर, और ये उत्तराखंड के कल्चर, समाज और उत्तराखंड की भाषाएं, बोली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं अब पर्टिकुलर जो इन एग्ज़ाम आ रहे हैं, इन एग्ज़ामों के लिए। तो ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है। सटवारा प्रथा जो है वो है वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से, और प्रथाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको उत्तराखंड से संबंधित प्रथाएं पढ़ के जानी है और सुनिश्चित करना है कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो आपका। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके बीच में इसमें थोड़ा सा आप रिलेटिव नॉलेज का यूज करते तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे अगर आपको नहीं भी पता होता। जो विश्वविद्यालय और अकादमी के बीच का अंतर अगर आपको पता हो तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय का बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अपने अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले कॉलेज और स्कूलों, मतलब कॉलेज और अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा देना और उनसे संबंधित कार्य करना। ये नियम, नीति निर्माण, नियम, ये सब बनाना, नियम बनाना, ये विश्वविद्यालय का काम नहीं है। ये काम केवल अकादमी का काम है। अकादमी का गठन ही इसीलिए किया जाता है कि वो पर्टिकुलर अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय, कॉलेज, इनके लिए नियमों का निर्माण करे, नई चीज़ों का सृजन करे। तो इस प्रकार उत्तराखंड संस्कृत अकादमी इसका राइट आंसर, आप इस तरीके से भी पहुंच सकते थे, बी इसका राइट आंसर था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल लीगल अकादमी अवस्थित है। इसका राइट आंसर बी है, उजाला आपका भुआली में है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 89 है,
शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अगर आपको इतना पता हो कि जो ये तीनों शासकों का उल्लेख आपका इन तीनों शासकों का उल्लेख आपका कुनिंद, ये तीनों कुनिंद शासक हैं और इन तीनों का उल्लेख ही सिक्कों में हुआ है, और तो इस प्रकार आप आराम से पहुंच सकते थे, क्योंकि सुमाड़ी में कुड़िंद सिक्के नहीं मिले हैं, रानी हाट में भी नहीं मिले हैं और पुरोला में भी नहीं मिले हैं, अल्मोड़ा में मिले हैं। अल्मोड़ा प्रकार के ये सिक्के हैं। इस प्रकार आप इस आंसर तक भी पहुंच सकते थे। कुड़िंद सिक्के आपको कहाँ से मिले हैं, नहीं मिले हैं। और इस प्रकार अगर आपको कुड़िंद ये भी पता, इतना भी पता होता है कि इन शासकों का उल्लेख किसी सिक्के में हुआ है, अल्मोड़ा प्रकार के कुड़िंद शासकों के सिक्के में हुआ है, तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। जो अगला क्वेश्चन है वो है जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 90 है, और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, और रीजन में दिया गया है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। अब हमको थोड़ा सा ये जनरल स्टेटमेंट इसलिए सही मान रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में हमें पता है कि गांव-गांव में छोटे-छोटे जगह पे भी शिव के मंदिर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार उत्तराखंड हम मान सकते हैं कि सर्वाधिक शैव धर्म के उपासक उत्तराखंड में हैं। और दूसरा ये है कि शिव के नाम केदार के नाम पे ही तो केदार क्षेत्र गढ़वाल को केदार मंडल भी कहा गया है, और केदारनाथ यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा ये है जो उल्लेख ये लिख रहा है स्टेटमेंट में मिला है, स्टेटमेंट में लिखा है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया, तो ये ऑब्वियसली सही लग रहा है। तो अब जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें देखना है कि हमें ऑप्शंस में क्या दिया, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों सही हैं, हमने देखा है ऊपर जनरल स्टेटमेंट लग रहे हैं, और दोनों जनरल स्टेटमेंट लग रहे हैं तो और दोनों सही भी हैं। और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 91, ये क्वेश्चन फिर से सुमेलित ईजी वाला है, पर ईजी क्वेश्चन है। जो जल विद्युत परियोजना दिए गए हैं, पहले जनरली पूछा जाता था कि ये जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब थोड़ा सा ये मैचिंग वाला दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इस बार इजी क्वेश्चन था, हो सकता है अगली बार टफ क्वेश्चन आए। इसमें एक ही का अगर आपको पता हो तो आप सीधे पहले वाले से ही आंसर में पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है उर्गम परियोजना, और आपको पता है उर्गम परियोजना चमोली में है, और बीच में जब रैनी में जब वहाँ पे हुआ था, रैनी में जब पावर प्रोजेक्ट टूटा हुआ था, तो अलकनंदा की बाढ़ की वजह से, सॉरी विष्णु गंगा की बाढ़ की वजह से, तो ये उस दौरान चमोली का उर्गम क्षेत्र और उर्गम परियोजना, ये सब परियोजनाएं न्यूज़ में थी। तो आप यहाँ से इस आंसर को जैसे ही मैच करते तो आपका देखते कि राइट आंसर किस ए में 4 कहाँ पे है, तो ए में 4 आपका बी ऑप्शन में है, यहीं से आपका राइट आंसर सही हो जाता। और दूसरा आपको फिर देख लेते हैं। तो अगर आप दूसरे को देखते हैं, सोनप्रयाग परियोजना इजी है। सोनप्रयाग जब सबको पता है रुद्रप्रयाग में है, तो परियोजना भी रुद्रप्रयाग में होगी। बस अगर आप एक ही को मैच भी कराते तो भी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सुनहरी गाड़ जो परियोजना है वो आपका पिथौरागढ़ में है, और कोटा बाग आपका नैनीताल में है। आपका अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 92। मिशन गौरा शक्ति 2021 में ऐप बना हुआ था, तो किस चीज़ के लिए प्रारंभ किया गया था? शक्ति का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज़ से लड़ने के लिए। जनरली किसी चीज़ को बोलते हैं कि उसमें उस जनरली किसी चीज़ उस आंदोलन के खिलाफ लड़ने की शक्ति उसमें थी या उस नेता में थी। तो ऐसा हम जनरल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, और इस जनरल स्टेटमेंट से आप इस आंसर तक पहुंच भी जाते हैं, अगर नहीं भी अगर आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन का पता होता। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए तो नहीं है, इसके लिए तो फिर महिला सशक्तिकरण की कोई और स्कीम होती। फिर महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम, ये इसका कीवर्ड था, और यही इसका राइट आंसर है। बाकी दो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 93 है उसमें पूछा है सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, और नौकुचिया ताल नैनीताल इसका राइट आंसर है। बाकी नचिकेता ताल यहाँ चमोली में नहीं है, डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, देवरिया ताल चंपावत में नहीं है। तो आपको एक ही पता होना था, नैनीताल नौकुचिया ताल नैनीताल, जो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी इजी भी है। तो यहाँ आसानी से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते थे। जो आपका अगला थोड़ा सा
डिफिकल्ट और ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में के 4 बार दर्शन के उपरांत मानव 4 धामों की यात्रा पूर्ण हो गई, किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा देखोगे, जो हमारा तिलक जी का हमारा टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है आपका 1900 से 1920 तक। 1900 से 1920 तक है उनका टाइम पीरियड। 20 में तो उनकी डेथ भी हो जाती है, और 1906 स्वराज आंदोलन, इन आंदोलनों में काफ़ी सक्रिय थे। अब आपको देखना है कि 1900 से 1920 में जब तिलक काफ़ी एक्टिव थे, तो उस दौरान कौन सा व्यक्ति इनमें से उत्तराखंड या भारत की पॉलिटिक्स में एक्टिव था? तो जयदत्त जोशी और बुद्धि बल्लभ पंत, ये दोनों एक्टिव 1870 से 90 के, मान लो आप मैक्सिमम, उस दौरान एक्टिव थे। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपकी रिलेटिव नॉलेज का यूज करके एलिमिनेट हो जाते हैं। जो लोक रत्न पंत थे, वो भी इस मामले में काफ़ी फेमस नहीं थे पॉलिटिकली। इस क्षेत्र में तिलक के तिलक जो थे काफ़ी उग्रवादी के गरम दल के नेता थे। तो ऐसे में लोक रत्न पंत गरम दल से संबंधित नहीं है, आप यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते थे। जो बद्रीदत्त पांडे थे, वो काफ़ी गरम दल से संबंधित थे, मान लो, जैसा कि उन्होंने साबित भी किया 1920 के जब उन्होंने रजिस्टर बनाया, कुली बेकार की रजिस्टर बहाए सरयू में, बागेश्वर में। तो ये एक प्रकार से गरम दल के नेता की पहचान भी है। इस प्रकार बद्रीदत्त पांडे जब तिलक से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि मानो 4 धाम की हुई है, 4 बार तिलक के दर्शन हो गए, और 4 बार 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। और बद्रीदत्त पांडे तिलक को ही अपना गुरु मानते थे। यहाँ से इस प्रकार थोड़ा सा अपना नॉलेज को यूज करके आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एनजीओ किसका है, ये पूछा गया है। कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित है? तो इस दौरान ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, तो पैन इंडिया ग्रास रूट डेवलपमेंट फाउंडेशन इसका राइट आंसर है। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक है नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट टाइप था, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जा सकता था। जो अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है 96, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और काफ़ी इसमें बच्चों को उस दौरान शंका भी रही थी कि कौन सा सही होगा आंसर, कौन सा गलत होगा। तो इसका देखते हैं, इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की थी। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो GW ट्रेल थी, उन्होंने पटवारी की व्यवस्था जरूर की थी, पर उन्होंने उसको पुलिस व्यवस्था में परिवर्तित नहीं किया था। पुलिस व्यवस्था 1874 में बनती है, पटवारी को पुलिस का काम भी 1874 पुलिस का काम 1874 में दिया जाता है। इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, क्योंकि हमें समझना ये होता है, बहुत बार किसी स्टेटमेंट में एक पोर्शन तो ठीक होता है, पर दूसरा पोर्शन गलत होता है। इस प्रकार पूरा स्टेटमेंट ही गलत माना जाएगा, क्योंकि दूसरा पोर्शन उसका ठीक नहीं है, दूसरा पार्ट उसका ठीक नहीं है। एक को जैसे ही हम एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और डायरेक्ट हमारा ऑप्शन निकलता है बी। 2, 3 और 4 हमारा राइट आंसर है। GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर के बाद स्थान लिया। ये दूसरे नंबर पे बनते हैं। 1815 में जब गार्डनर आते हैं गोरखाओं को हराने के बाद, तो उसके 8-9 महीने बाद गार्डनर रेजिडेंट बन के नेपाल चले जाते हैं। तो फिर GW ट्रेल जो गार्डनर के असिस्टेंट थे, उसके बाद वो कुमाऊं के कमिश्नर बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश काल का ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। और जॉन बेटन को कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमसन लूसिंगटन का स्थान लिया। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार आपका बी राइट आंसर तक आप केवल ऑप्शन 1 को एलिमिनेट करके पहुंच सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप बोलता है कि सही सुमेलित युग्म का चयन करें। सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो अगर आप थोड़ा सा उत्तराखंड का इतिहास आपने पढ़ा है, और थोड़ा सा उत्तराखंड से संबंधित आपकी नॉलेज आपने रखी है तैयारी के दौरान, तो आप रिलेटिव नॉलेज का यूज करके इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे पहुंच सकते थे। बैराट का जो किला है, बैराट का किला पिथौरागढ़ में नहीं है, बैराट का किला है अल्मोड़ा में। अगर आपने थोड़ा सा उत्तराखंड में कत्यूरी शासनकाल के बारे में पढ़ा होगा, तो रंगीलो बैराट एक शब्द यूज किया जाता है बैराट के क्षेत्र के लिए, और जो कि ये अपना चकुटिया मासी, ये जो आपका अल्मोड़ा का
पश्चिमी क्षेत्र है उसके बारे में इस टर्म का यूज होता है। तो बैराड जो है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि बैराड का किला अल्मोड़ा में है। जैसे ही आप एक को हटाते हैं तो आपका ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं विसाड़ का किला आइडिया नहीं है, तो हम अगला स्टेटमेंट चेक करते हैं। मानिल का किला काशीपुर में नहीं, क्योंकि मानिल का किला अल्मोड़ा में है, और मानिल एक जगह है अल्मोड़ा में। अगर आपको थोड़ा सा अल्मोड़ा के बारे में, अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में इतना पता होता कि मानिल मनीला से संबंधित हो सकता है, तो आप यहाँ पे भी इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। और जैसे ही आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करते तो आपके पास केवल ऑप्शन 4 बचता, खगमरा का किला जो अल्मोड़ा में है। इस प्रकार हमें ये भी पता चल गया कि विसाड़ का किला जो है वो चमोली में, जोशीमठ में नहीं है। विसाड़ का किला कालसी के आसपास शायद बताया जा रहा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये कालसी या इस चक्राता से आगे की तरफ विसाड़ का किला है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन नाम को आधुनिक नाम के साथ सुमेलित करना है। तो ये भी हमारा एक ही, अगर आपको एक थोड़ा सा एक ही ऑप्शन भी अगर आपको पता होता तो आप उससे भी इस आंसर तक पहुंच सकते थे। इसमें अगर आप मान लो योगेश्वर, गोथला और पुनाड़ आप किसका पुराना नाम है ये आप पता नहीं है, और कालो का डांडा आपको पता है कि लैंसडाउन, सबको पता ही होता है लैंसडाउन का पुराना नाम है। लैंसडाउन का जो पुराना नाम कालो का डांडा है, अगर हम इसको मैच कराते हैं तो हम यहीं से राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। सी में 1 कहाँ पे है? सी में 1 आपका ऑप्शन ए में ही है, तो हमारा राइट आंसर ए होता। फिर भी हम मिला लेते हैं। अगला अपना पुनाड़ जो है वो रुद्रप्रयाग को कहा जाता था, योगीसर जो है आपका जागेश्वर का था, और गोथला जो है वो गोपेश्वर का था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ए बनता है। और अगर आपको इन चारों में से एक भी पता होता तो इस प्रकार आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 99 मुझे पर्सनली लगता है कि यूके ट्रिपल एस ने इसका आंसर गलत दिया है, और स्टेटमेंट भी ढंग से इसके बन नहीं पाए थे। तो तलाऊ भूमि का सबको पता है, तलाऊ तो सिंचित भूमि में है। इस प्रकार अगर हम मैच कराते हैं ए के साथ, ए के साथ अगर हम 3 को मैच कराते हैं, ए में 3 कहाँ पे है, और आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सी बाकी तीनों में है। कंटील भूमि, इजरान भूमि और बंजर भूमि, जबकि आयोग ने उपराओं को बंजर भूमि माना है, जबकि हमारे यहाँ उपराओं को बंजर भूमि नहीं मानते हैं। कम उत्पादकता जरूर होती है पर बंजर भूमि तो नहीं होती है उपराओं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आयोग के हिसाब से सही है, और उस हिसाब से फिर यहाँ आपका आंसर बी बनता है। पर आयोग बाकी तीनों को अच्छे से मैच नहीं करा पाया, इसलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं दिया था आयोग ने, या ऑप्शन ठीक नहीं थे। तो हमारा जो अगला और अंतिम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऋषिकेश, मनसा देवी जो है ऋषिकेश में नहीं है, हरिद्वार में है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। जैसे ही हम 1 को गलत करते हैं तो हमारा ये गलत हो जाता है। सॉरी, जैसे ही हम अपने ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को गलत करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, ए गलत हो जाता है, और गलत हो जाता है, और कोई नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं 2, 3, 4 को मैच कराते हैं। कौसानी में अनासक्ति है, सही है। अब देखते हैं कि 2 जिसमें नहीं वो गलत हो जाएगा। 2 इसमें नहीं है, डी में ऑप्शन में नहीं है। अब हमारे पास 2 ही बनते हैं, 50-50 भी खेल सकते थे। और जो है 3 जो है जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम, जोशीमठ में लक्ष्मी आश्रम नहीं है। लक्ष्मी आश्रम आपका लक्ष्मी आश्रम बागेश्वर में है, कौसानी के आसपास, या फिर उस दौरान अल्मोड़ा में था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे चंपावत में जो है मुगलगढ़ी है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर बी बनता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, फिर भी इसका राइट आंसर, इस प्रकार से आप पहुंच सकते थे राइट आंसर तक। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड वाला पोर्शन भी आज वीडियो बीपीडीओ के क्वेश्चन पेपर 2023 वाला पूरा हुआ। और हम अगली सीरीज में अगला कोई पेपर यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी ने जो हाल फिलहाल में कराया होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये पेपर डिस्कशन वाले सेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।